प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की ऑप्टिक्स और उसको भी एक डिफरेंट तरीके से, यानी कि मैट्रिक्स को यूज करके हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। पिछला हमारा इस यूनिट का पहला लेक्चर था जिसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स क्या होती हैं और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया था। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को यानी पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें, क्योंकि उन्हीं मैट्रिक्स को यूज करके आज हम आगे करने वाले हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स को यूज करके हम पहला ही हमारा टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा कि जो रेज होती हैं, जो पैराक्सियल रेज हैं, उन पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन फिनोमिना को यूज करके ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को डिराइव करेंगे और फिर रिफ्रैक्शन फिनोमिना को स्टडी करते हुए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, और लास्ट में हम सिस्टम मैट्रिक्स, ये तीनों ही मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स और सिस्टम मैट्रिक्स को हमें याद रखना होगा। इन्हें हम कैसे ड्राइव करते हैं उन स्टेप्स को भी याद रखना है। जिन स्टूडेंट्स को ये तीनों मैट्रिक्स याद हो जाएंगी तो आगे चल के जो फिनोमिना होंगे हमारे ऑप्टिकल फिनोमिना, जैसे लेंस मेकर फार्मूले को ड्राइव करना या लेंस फार्मूला ड्राइव करना, लेंस के डिफेक्ट्स ड्राइव करना, या तमाम जो दूसरे ऑप्टिकल फिनोमिना हैं, पूरी ऑप्टिक्स को मैट्रिक्स मेथड्स की सहायता से समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज मैंने पहले ही बता दिया कि द रेज विच इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। देखिए, अब हम एक सिस्टम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिएगा, देखिएगा। ये आप मेरे साथ डायग्राम ज़रूर बनाते हैं। ये एयर है या कोई भी मीडियम है, इसको जनरलाइज ले लेते हैं। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, ये μ2 है, और ये इसका ले लेते हैं μ3। मान लेते हैं कि यहाँ तीनों ही रीजन्स में ये तो कोई सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम, जिसमें से लाइट पास होगी, और ये डिफरेंट मीडियम्स हैं, और ये पैराक्सियल रेज है। ये देखिए, दिस इज़ दी पैराक्सियल रेज PQ। मैं इसको PQ कह देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है हमारा A है। इसके कोऑर्डिनेट्स की हम बात करेंगे, जो कि यहाँ से देखने से ये देखिए, ये Y1 है जबकि ये X1 कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम लोग ग्राफ पेपर्स में पढ़ते हैं। यहाँ जा कर के क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है इसलिए लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी लाइक दिस। ये देखिए, ये बेंड हो चुकी है, और ये QR, और यहाँ पर फिर लाइट रे जो है डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से फिर दूर हटेगी, और लाइक दिस। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। जैसे P पॉइंट की कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये Y2 हो गया है, और यहाँ पर एक एंगल देखिए कि कितने एंगल पर ये, आप यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये α1 एंगल है जो हमारी पैराक्सियल रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस कहिए या इसके पैरेलल जो लाइट रे है उसके साथ बना रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम Y1 α1 कहेंगे। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट याद रखें। Q के कोऑर्डिनेट इसी तरीके से यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये रे कितनी डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर ये मान लो α2 का एंगल बना रही है, तो इस Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो Y2 α2 हो जाएंगे। इसी तरीके से R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी आप देख सकते हैं। ये Y3 हो गया है, और यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, ये α3 हो गया है। इसी तरीके से जैसे अगर हम इस पर ये B पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी B पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हैं लाइट तो आगे जा रही है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये Y4 और α4 ले लेते हैं। देखिए, ये α4 ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो हमें स्टडी करना है बहुत ध्यान से देखना है। इनकी मैं बात करूंगा यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराक्सियल रेज, दिस इज ए पैराक्सियल रेज एंड दिस इज द इंसिडेंट रे PQ। और यहीं पर मैं बात कह रहा हूँ
कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन पैराक्सियल रेज पी क्यू आर, ये देखिए मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ में आपका आर्टिकल भी तैयार हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के ये आर्टिकल तैयार होंगे उनके आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाने हैं। तो देखिए बहुत ईजी लैंग्वेज है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट रह जाता है, आपको क्लियर नहीं होता है, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने नोट्स बनाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये पी क्यू क्या है। यहाँ पर दी कोऑर्डिनेट्स मैं लिख रहा हूँ, वही आप भी लिख लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ये देखिए ये ए पॉइंट जो है ये हमारी पैराक्सियल रेज पी क्यू पर है, ऑन पैराक्सियल रेज आर। देखिए क्या है, ये हो गए हैं y1 अल्फा 1, ये हो गया y1 अल्फा 1, आप देख रहे हैं। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूं यहां पर कि क्यू पॉइंट के, एंड फॉर पॉइंट क्यू याद रखिए, पॉइंट क्यू ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दीज कोऑर्डिनेट्स आर y2 अल्फा 2। अब सभी पॉइंट्स के आप लिख सकते हैं, देखिए y2 और अल्फा 2। तीसरा यहां पर देखिए, एंड द कोऑर्डिनेट्स, आप समझ रहे होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर यहां क्या हो जाएंगे y3, और ये एंगल कितना बन रहा है यहां पर अल्फा 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, आर ये क्या हो जाएंगे y3 अल्फा 3, एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एंड फॉर पॉइंट बी ऑन रे, ये जो रे है हमारे पास रे आर एस आर, ये क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारा y4 अल्फा 4। प्यारे बच्चों आपको पता चल गया होगा, एक तो हम y कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, दूसरा ये जो रे है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो हम बना रहे हैं। यहाँ पर एक नया कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ये देख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, ये μ1, μ2, μ3 है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। ये क्या है, दीज आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज गिवन मीडियम्स। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स है अल्फा, इनको हम इसके जगह एक और नया कोऑर्डिनेट्स सिंप्लीफाई वे में यूज करेंगे, जो आगे चल के हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होगा। यानी कि इन प्लेस ऑफ अल्फा वी यूज द कोऑर्डिनेट, यानी मैं जो बात कह रहा हूँ, इन प्लेस ऑफ अल्फा वी यूज कोऑर्डिनेट lambda which is defined as ये देखिए लैम्डा को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लैम्डा इजकल टू म्यू कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो हम ये एंगल y के साथ लेते हैं तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये अगर अल्फा है, अल्फा 1 है तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा 1 बन जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। और इसके लिए हम बात करेंगे तो ये उसी तरीके से, यानी कि जहाँ y1 है ये अल्फा 1, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास लैम्डा हो जाएगा, ये देखिए हम इसके यहाँ पे अल्फा 1 हो जाएगा। तो इसको ही हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक जर्नल में बात कर रहा हूँ, बाद में हम इसको विशेष रूप से डिफाइन करेंगे। मैं एक जर्नल बात अल्फा एंगल की कर रहा हूँ, ये देखा। और कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, हम जानते हैं ये साइन अल्फा होता है। और अगर हम अल्फा की वैल्यू को बहुत ही स्मॉल ले ले, यानी कि इफ अल्फा इज टेकन नियरली 0, तो देखिए जो साइन अल्फा होगा ये नियरली टेंजेंट अल्फा के बराबर होता है। क्यों, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और टेंजेंट 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये नियरली किसके बराबर होता है, ये अल्फा के बराबर होता है। तो ये यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा भी,
और आगे चल के क्योंकि टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा ये सब अल्फा के बराबर है तो ये अल्फा भी हो गया है। यानी कि जहाँ आप अल्फा देख रहे हैं तो उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया और वो उसकी जगह हम म्यू अल्फा रखते हैं। अगर एयर या वैक्यूम है तो फिर म्यू की वैल्यू वहाँ 1 हो जाएगी। और ये जो एक नया आप कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो इसे हम ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यानी कि इट इज कॉल्ड, ये जो देखिए ये लैम्डा जो है इसी को हम नया यहां देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, यानी कि लैम्डा एक जो कोऑर्डिनेट है उसे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं जो हमारे इस अल्फा 1 के साथ किस तरह से कोरिलेटेड है वो आपने देखा। आने वाले जो अभी हम स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स में या सिस्टम मैट्रिक्स बनाने में, उसे इसी कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन फॉर ए सिस्टम, फॉर ऑप्टिकल सिस्टम, फॉर ऑप्टिकल जो भी सिस्टम हमारा रहेगा उसकी हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन फिनोमिना क्या होता है और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को डिराइव करते हैं। इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों पहले हम अब देखेंगे ये ट्रांसलेशन क्या होता है हमारे इस ऑप्टिक्स में, इस टर्म को स्टडी करेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को डिराइव कर लेंगे जिसे हम आगे चल के यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। हम एक ऑप्टिकल सिस्टम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास ये एक ऑप्टिकल सिस्टम है, जैसे कोई लेंस है या कोई भी है, ये ऑप्टिकल सिस्टम है और ये इसका आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सिस्टम लिया हमने कोई। अब यहां से एक लाइट रे देखिए, एक लाइट रे ये इंसिडेंट पैराक्सियल रेज है कोई, और इस पर 2 पॉइंट्स हैं। मान लो एक पॉइंट हमारे पास ये है जिसको हम P कह देते हैं, एक पॉइंट ये कोई है यहाँ पर Q कह देते हैं। आप देख रहे हैं इस पैराक्सियल रेज के ऊपर एक ही मीडियम, यहाँ सेम मीडियम है, यहाँ मीडियम चेंज होगा, लेकिन हम इनके लिए एक कोऑर्डिनेट्स की अब बात करते हैं तो ये y1 हो गया, यहाँ पर ये x1 है और यहाँ पर ये y2 हो गया है। और ये देखिए अगर हम देखते हैं तो ये अल्फा 1 है और ये भी अल्फा 2 है और ये x2 हो गया। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन क्या होता है। यानी कि जब कोई लाइट रे एक ही मीडियम में प्रोपगेट कर रही है तो उसके ऊपर, उस रे के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं या इस फिनोमिना को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब मीडियम नहीं बदला है लेकिन लाइट रे प्रोपगेट कर रही है। तो अगर एक पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे इस ट्रांसलेशन फिनोमिना में, वो हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की सहायता से, जिसे अब हम ड्राइव करेंगे। यानी कि आपको समझ में आ गया ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, प्रोपगेशन ऑफ ए लाइट रे इनटू द सेम मीडियम। यानी कि जो मैं बात कह रहा हूं वो ये है, ट्रांसलेशन मीन्स द प्रोपगेशन ऑफ रे in same medium। अब ये हम देख रहे हैं PQ is the पैराक्सियल रे। ये देखिए अब ये इसी पैराक्सियल रेज पर जहां ट्रांसलेशन हो रहा है P से Q की तरफ, तो
तो इन P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे, यानी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर, आप समझ सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y1 λ1, y1 और अल्फा को हमने किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन के में λ1, तो ये हो गया, एंड y2 λ2, ये देखिए y2 λ2 इस Q पॉइंट के, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में है, यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन में लाइट रे मीडियम नहीं बदलती है। तो अब हमें पता होगा चाहिए, देखिए यहाँ पर ये λ1 क्या होगा, ये आपको मैंने पहले बताया था, ये होता है μα1, ये आप इस तरह से कह सकते हैं, और λ2 क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा μα2। मैंने ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है क्योंकि दोनों ही जो पॉइंट हैं वो सेम मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस दोनों ही पॉइंट्स के लिए सेम रहेगा, यानी कि आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं। लेकिन क्योंकि पैराक्सियल रेज है और ये ऑप्टिक हमारे इस प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी क्लोज है, इसलिए हम एक बात कह रहे हैं कि α1 इज नियरली इक्वल टू α2, यानी α1 α2 को सेम ले रहे हैं इफ अल्फा आर स्मॉल, ये स्मॉल है। अब देखिए मेरी बात देखिए, अब हम करने क्या जा रहे हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को ड्राइव करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें यहाँ से पता चल गया है कि λ1 इक्वल टू λ2 और बराबर हो जाएगा, क्योंकि म्यू सेम है और इन दोनों को हम सेम ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए अब हमें क्लियर कट पता चल गया। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चला कि λ2 इज इक्वल टू λ1, बराबर हो रहा है ना। इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं तो क्योंकि मीडियम सेम है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और α1 α2 को बीइंग स्मॉल वैल्यू इनको भी हम बराबर ले रहे हैं। समझ गए। हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशंस से ड्राइव करेंगे और फिर उन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, जहां से हमें ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाएगा कि ड्राइव दी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूजिंग दी ऑप्टिकल फिनोमिना। तो अब यहां से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं इसमें कुछ जीरो जोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए y1 जीरो y1 मैंने इसमें ऐड कर दिया है और एक इक्वेशन तो हमारे पास तैयार हो गई है। ठीक ऐसे ही एक इक्वेशन हम और ड्राइव कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं Q1 कह देता हूं यहां। इन ट्राइंगल PQN, प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन ऐसे ही हम और ड्राइव करेंगे, फिर हम उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे और हमारे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ जाएगी। चलिए यहीं से मुझे आप बताइए कि देखिए ये y1 है और ये y2 है, ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं y2 है, तो फिर y2 ये Q1 किसके बराबर होगा, आप यही बता दीजिए। व्हाट इज Q1, ये कितना होगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, इतना y1 है इतना y2 है, तो फिर ये Q1 कितना रह जाएगा, y2 माइनस y1। लेकिन अब हम Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने पहले बताया इन ट्राइंगल PQN। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट α1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट α1 इन ट्राइंगल PQN, कैन यू टेल मी। ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि Q1 डिवाइडेड बाई बेस, और आप देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स जिन्हें हम मान लेते हैं कि हम इन्हें d डिस्टेंस पर ले रहे हैं, तो फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर d हो जाएगा और Qn की वैल्यू आप देख रहे हैं ये हो जाएगा d टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल देन इट विल बी इक्वल टू d अल्फा, क्योंकि ये अल्फा 1 है तो हम इसको ये लिख देते हैं Qn d अल्फा 1, ये आपने यहाँ लिख दिया है। प्यारे बच्चों, एक चीज यानी कि जहां Q1 है वहां पर हम d अल्फा 1 लिख सकते हैं, लेकिन एक और बात, अल्फा 1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि λ1 किसके बराबर है, λ1 इज इक्वल टू म्यू अल्फा 1, यही तो था। λ1 की डेफिनेशन क्या होती है, म्यू टेंजेंट अल्फा 1 और अल्फा 1 इज वेरी स्मॉल, सो ये, और यहां से अल्फा 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अल्फा 1 क्या हो जाएगा, λ1 डिवाइडेड बाई म्यू,
तो इस अल्फा 1 के स्थान पर आप रख सकते हैं ये देखिए लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई म्यू। तो प्यारे बच्चों, अब बताइए, अब हमें Q1 की वैल्यू का पता चल गया है, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी y2 माइनस y1 इजिकल टू Q1, और Q1 के स्थान पर हम ये लिख रहे हैं d लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई म्यू। ये हो गया है, ये देखिए y2 माइनस माइनस, ये यहाँ से हम y2 की वैल्यू निकालते हैं, y2 इजिकल टू ये y1 को हम इस साइड में ले जाते हैं, यानी कि d लैम्डा 1 बाई म्यू प्लस y1। और हम बात कर रहे थे आपको कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ जानी चाहिए, एक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी जो है ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बताया था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द टू इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो राइट दीज टू इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहां से इन मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म में आपको आता है इक्वेशन। और जब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये देख लीजिएगा। ये देखिए लैम्डा 2 बाई y2, एक ये तो ये हो गया है लैम्डा 2 y2, इस तरीके से लिखेंगे, और इट इज इक्वल टू, अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो हम यहां 1 लिख देते हैं। यहां इस y1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, हम भी 0 लिख देते हैं। यहां लैम्डा 1 का कोऑर्डिनेट क्या है, d बाई म्यू है, और यहां इस y1 का कोऑर्डिनेट 1 है, तो हम भी 1 लिख देते। तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गई इस तरीके से, और बाकी के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं लैम्डा 1 और y1 इस तरीके से लिख दें, और एक तरह से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है मैट्रिक्स फॉर्म में। यहां आप एक मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये वाली, इसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन फिनोमिना हुआ है। यहाँ पर जैसे लाइट रे एक ही मीडियम में ट्रांसमिट कर, दोनों पॉइंट सेम मीडियम में है, कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ है, इसलिए जैसे रिफ्रैक्शन होता है या कोई चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसे हम ट्रांसलेशन फिनोमिना कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे लैम्डा 2 y2 डिवाइडेड बाय, ये टी मैट्रिक्स हो गई है हमारी, और यहां पर हम लिखेंगे लैम्डा 1 y1 वेयर। अब प्यारे बच्चे यहां से देखिए वेयर t, ये जो t आप देख रहे हैं, t किसके स्थान पर, ये वाली मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 0 d बाई म्यू और इंटू 1। ये देखिए ये जो मैट्रिक्स है is called translation matrix। प्यारे बच्चों, जब भी, अब याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी ट्रांसलेशन हो रहा होगा जिस लाइट रे का, जब हम फिनोमिना आगे चल के स्टडी करेंगे, तो जब ट्रांसलेशन होगा तो ये वाली मैट्रिक्स हम यूज करने वाले हैं। इसे आप याद रखिएगा 1 0 d बाई म्यू और 1, जहाँ d क्या है, ये जो दो पॉइंट्स जिनके बीच में ट्रांसलेशन हो रहा है उनके बीच की लीनियर डिस्टेंस है, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मान लो कोई एयर में या वैक्यूम में ट्रांसलेशन हो रहा है, तो फिर उस एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा, वैक्यूम का ही लिया जाएगा। तो उस केस में भी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एयर म्यू कितना होता है, 1 होता है। तो फिर हमारी ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 1 0 d और 1, इस तरीके से हमें याद रखना है। अच्छा, इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कोई भी हो, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ से देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, और क्या है वो मैंने आपको बताया था। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1 0 d और 1। यहाँ से जैसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, -0। तो ये देखिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आता है वो मॉडुलस जो आता है वो कितना आता है, 1 आता है।
तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये वाली मैट्रिक्स आप बिल्कुल याद रखनी है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। जहाँ भी ट्रांसलेशन फिनोमिना होगा वहाँ पर हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे, जो आपको याद रखनी है। अगर पेपर में ड्राइव करवा देते तो इस तरह से ड्राइव कर लेंगे, लेकिन क्योंकि जब यूज करने होते हैं, जिसे मैथमेटिक्स में हम लोग फार्मूले यूज करते हैं, फिजिक्स में फार्मूले यूज करते हैं, तो फिर ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपको यूज करनी आनी चाहिए। और यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ ट्रांसलेशन हुआ है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो, यानी कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वहाँ पर फिर उस पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन फिनोमिना को स्टडी करते हुए फिर हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को डिराइव करते हैं। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिना। रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हमने ट्रांसलेशन फिनोमिना को स्टडी किया और फिर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की, और जिसको मैंने कहा कि आप याद रखिए, ठीक वैसे ही पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को ड्राइव करेंगे, जो आगे चल के जब भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा वहाँ पर हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक ऑप्टिकल सिस्टम। पहले हमारे पास, मेरे साथ साथ मैं पहले कह रहा हूँ कि डायग्राम बनाते जाइए, बहुत ईजी हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स में डायग्राम ही मेन होते हैं। ये देखिए, ये कोई ऑप्टिकल हमने फिनोमिना ले लिया है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, और इसके अंदर हम मान लेते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ऑप्टिकल जो सिस्टम हम ले रहे हैं उसका। और ये एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसका जो ये सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर हम पॉइंट पर मान लो नॉर्मल ड्रा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये नॉर्मल हो गया है, दिस इज़ दी नॉर्मल। और ये नॉर्मल इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए, एक इंसिडेंट रे है, ये देखिए, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये कोई रे है, मान लो हमारे पास पी क्यू इज द इंसिडेंट रे। मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, फिर मैं बता रहा हूं। ये जो μ1 और μ2 क्या है, कंसिडर ए रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। μ1 and μ2 are the refractive index of these two mediums. PQ is the incident ray. लिख देते हैं, PQ is the incident पैराक्सियल रेज। मैंने आपको बताया था कि हम पैराक्सियल ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं, जो भी रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ले रहे हैं, क्योंकि अब देखिए, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। अब आप एक और बात यहां पर देखिए, मैं जो बना रहा हूं, ये लाइट रे अब जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि आप जानते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना बाय विच द लाइट रे चेंजेस इट्स पाथ इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। यानी कि पी क्यू पॉइंट के ऊपर इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम बदल रहा है, लाइक दिस। तो ये जैसे इस मीडियम में जाएगी तो ये जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है, लाइक दिस, ध्यान है। और ये जो एंगल बन रहा है अल्फा की बजाय, ये जो इसको लिख दीजिए, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर एक पॉइंट है आप समझने का, ये देखिए कि मैं एक इस लाइट रे के पैरेलल एक लाइट रे यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, ये खींच दिया है मैंने, ये पैरेलल लाइन। अब आप देखिए, ये दो पैरेलल लाइन हैं और इन पैरेलल लाइन रेज को ये इंटरसेक्ट कर रही है। आप खुद यहाँ पर देखिए, इसको भी मैं कह देता हूँ, दिस इज द क्यू एन, एन कह दो, दिस इज क्यू एन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और पॉइंट
कि ये एंगल जो है ना ये थीटा है, और ये कोऑर्डिनेट जो आप देख रहे हैं ये y2 है मीडियम के अंदर, और मीडियम के बाहर इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट है, ये y1 है, जो आगे चल के हम देखेंगे दोनों ही सेम है। अब ये एक पैरेलल लाइन है, तो बताइए जब ये दो पैरेलल लाइन हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल कितना हो जाएगी। ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन इसको, तो ये एंगल्स कितने होंगे। एक बात तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स ये कितने होंगे, तो ये हमारा अल्फ़ा 1 हो गया है, और यहाँ पर ये जो रे है कितने एंगल का एंगल बना रही है, ये अल्फ़ा 2 हो गया है, और ये दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल ये देखिए अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी थीटा ही होगा। और इस केस में अगर हम इधर देखते हैं तो ये दो पैरेलल लाइट रे हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। प्यारे बच्चों ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, बड़े स्लो वीडियो को देख करके धीरे से बनाइए। जब एक बार हमारा ये डायग्राम बन जाएगा तो बाकी की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्यू पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने जैसा लिखा पी क्यू इज द इंसिडेंट रे पर एक्सल रे, आई एंड आर आर द एंगल ऑफ जो है इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ये y1 अल्फ़ा 1 इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इस मीडियम में, और y2 अल्फ़ा 2 जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे इस डेंसर मीडियम में। अब पॉइंट जो है क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो चलिए हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूज कर लेते हैं, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, यानी कि यूजिंग स्नेल्स लॉ कहिए या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप जानते क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। जिस लाइट रे ये μ2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इसका है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आपको बात बताएंगे कि अगर I एंड R आर वेरी स्मॉल, ये दोनों ही बहुत ही कम है, नियरली 0 हैं, तो फिर साइन I विल बी नियरली इक्वल टू I और साइन R विल बी नियरली इक्वल टू R। तो फिर ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये देखिए हम लिखेंगे कि I के स्थान पर क्या लिख लेंगे, साइन I इक्वल टू I, तो साइन I लिख दिया हमने। साइन R के स्थान पर क्या लिख देंगे, R लिख दिया है, μ2 बाई μ1। प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कोई बहुत यहाँ रॉकेट साइंस में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में एक फिनोमिना को यूज़ करके हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स हमें एक बार मिल जाए तो जब भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना हम यूज़ करेंगे वहाँ पर उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे और हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी हो जाएगा अपना पेपर अटैम्प्ट करना और आर्टिकल्स को याद रखना, अच्छी स्कोरिंग करना। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। ये देखिए ये चीज़ अब हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमें सिर्फ आई और आर की वैल्यू निकालनी है, वो हमें इस फिगर से पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं देखिए इस इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ, μ1 इंटू आई के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा 1 प्लस थीटा। आप ध्यान रखें अल्फ़ा 1 प्लस थीटा, कोई बात नहीं है। अब देखिए इज इक्वल टू μ2 इंटू यहाँ पर अब आर देखिए, ये जो आर है ये किसके बराबर है, अल्फ़ा 2 प्लस थीटा, यानी अल्फ़ा 2 प्लस थीटा। ये देखिए इसको अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि μ1 अल्फ़ा 1 प्लस μ1 थीटा इज इक्वल टू μ2 अल्फ़ा 2 प्लस μ2 थीटा। ये जो टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। आप देख रहे हैं कि μ1 अल्फ़ा 1 माइनस μ2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू, ये टर्म तो पहले ही है, इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, यानी कि μ2 माइनस μ1। ये देखिए μ2 माइनस μ1 क्योंकि राइट साइड में जाएगी और थीटा इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। प्यारे बच्चों एक और बात, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, ये इसका क्या है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग
सरफेस आर है। तो एक ट्राइंगल आपको यहाँ नज़र आ रही है। ट्राइंगल, एक बात आपने पिछले में भी देखा था कि हम दो इक्वेशंस निकालना था। मेरे दिमाग में क्लियर है कि दो इक्वेशंस बन जाए, उसके बाद मैट्रिक्स बनाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे इनके दिमाग में आ रही हैं, अब हम क्या करें, अब क्या करें। क्यों? मुझे पता है मुझे दो इक्वेशंस बनानी है और धीरे धीरे हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अब देखिए एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, इन ट्राइंगल QNC, इन ट्राइंगल QNC, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा? टेंजेंट थीटा कितना? ये देखिए QNC इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर यानी कि y2 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपन बेस, और बेस कितना है यहाँ पर आप देख रहे हैं r। तो बट फिर मैंने बता ही दिया है, क्योंकि हम पैराक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल्स हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही हैं, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दीज आर वेरी वेरी स्मॉल। और इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा और μ2 बाई r। ये देखिए मैंने क्या कहा, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल सो टेंजेंट थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा। इट मीन्स दैट इन प्लेस ऑफ थीटा वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y2 बाई r। देखिए तो ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या बन जाएगी वो देख लीजिए। μ2 में हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि ये एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए, जिसे हम बाद में मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकें। तो ये कितना हो गया अब हमारे पास y2 बाई r हो गया। प्यारे बच्चों एक बात और देखिए, यहाँ पर ये y1 है इस मीडियम में और ये y2 है, क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है। जिस पॉइंट पर एट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पर y2 और y1 दोनों क्या हैं, ये तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये देखिए, मैं जो पॉइंट यहां कहने जा रहा हूं, एट पॉइंट Q, y2 इज इक्वल टू y1, ये आप देख रहे हैं। इसका मतलब जब y2 है वहां पर हम y1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। ये हो गया। अब आप यहां से एक और देखिए, हमने आपको एक डायरेक्शन, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइंस में ये जो α1 और α2 का रिलेशन बताया था, हमने बताया था। बट वी नो, देखिए एक पॉइंट आप जानते हैं कि λ1 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, μ1 टेंजेंट α1, जो डेफिनेशन बताई थी साइन अल्फा टेल्फा या फिर कोस 90 माइनस अल्फा, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ज़्यादा रिपीट यहाँ करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल देन इट विल बी इक्वल टू α1। और λ2 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये इसी तरीके से ये हो जाएगा μ2 α2। यानी कि जहाँ μ1 α1 है वहाँ पर हम λ1 लिख सकते हैं, और जहाँ μ2 α2 है वहाँ पर हम λ2 लिख सकते हैं। यानी कि ये देखिए, तो हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, λ1 माइनस λ2, ये देखिए इज इक्वल टू दिस। कुछ स्टेप्स लेकर के यहाँ से ये देखिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, λ2 को हम इधर ले जाते हैं और इनको इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी, λ2 इज इक्वल टू λ1। ये देखिए λ1, और इसको हम ले रहे हैं माइनस μ2 माइनस μ1 बाई r इंटू ये y1 हो गया है। ये देखिए क्या किया है, इसको हम इधर लेके गए हैं राइट साइड में, और ये जो टर्म है इसको हम लेके आए हैं लेफ्ट साइड में, और हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट Q के ऊपर y2 इज इक्वल टू y1, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए क्यों, बिकॉज एट पॉइंट Q y2 इज इक्वल टू y1, और हमें तो एक 2 सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ बनाना है, तो y2 इज इक्वल टू y1, ये तो है ही ना। तो इसमें हम अगर हम 0 λ1 जोड़ दें, किसी चीज़ में 0 जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए हमने ये y1 हमारे पास पहले से ही था। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। प्यारे बच्चों क्या है, देखिए y2 बराबर y1, यहाँ पर हमने इसको ऐड किया है 0 λ1, ताकि एक इक्वेशन बन जाए। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गए, दीज आर द 2 सेट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले और पिछले वीडियो में तो बहुत डिटेल में समझाया था। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये देखिए, इन्हीं इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे
कि लैम्डा 2 ये देखिए, और नीचे y2 लिख दिया है इस तरीके से। ये देखिए, अब आगे हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है वो लिख देते हैं, एक 0 हो गई। ये देखिए, ये जो कोफिशिएंट्स है आप देख रहे हैं ये कितना है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट तो 1 है, हम भी 1 लिख देते हैं। यहाँ इसका कोफिशिएंट जो है μ2 माइनस μ1 बाई r है, वो भी हमने लिख दिया है। ये 0 है और ये 1 है, और ये देखिए इट इज इक्वल टू लैम्डा 1 और y1, ये हो गया। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये हमने इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ आप जानते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक फार्मूला हमारे पास आया था पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग जो मीडियम जैसे लेंस वगैरह होता है उसके लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं वही चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r इट इज इक्वल टू p इज द पावर। ये पावर है बेटे, तो जहां μ2 माइनस μ1 बाई r है वहां पर अगर हम p लिख दें तो ये सेट ऑफ इक्वेशन हमारे लिए क्या बन जाएगा, माइनस p, ये पावर और ये 0 है और ये 1 है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और साथ में लैम्डा 1 y1। और प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस टू इक्वेशंस जो हमने यहाँ से रिफ्रैक्शन के लिए स्टडी किया था। और यहाँ पर ये देख रहे हो, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, y2 लैम्डा 2 y2 एंड इट इज इक्वल टू r लैम्डा 1 y1। ये जहां r क्या है, r ये है, ये मैट्रिक्स है, और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। इक्वल टू 1 माइनस p 0 और 1 इज दी, जो हमारा टारगेट था, जो हम डिराइव करना चाह रहे थे, ये वही मैट्रिक्स है, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने रिफ्रैक्शन फिनोमिना को यूज करते हुए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को ड्राइव कर लिया है। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स भी देख लेते हैं कितना है। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, और कई बार प्रूव भी करवा लेते हैं कि शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव मैट्रिक्स इज 1। तो कोई बात नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ रिफ्रैक्टिंग मैट्रिक्स इज, ये होता है r, इसको मॉडुलस ले लेते हैं, और जब हम इसको मॉडुलस लेंगे तो 1 माइनस p 0 और 1 इस तरीके से लिखेंगे। तो ये देखिए, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 आएगा, और फिर माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव मैट्रिक्स इज 1, ये 1 हो गया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आपको याद रखनी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के बारे में भी बताया था, उसे भी आप याद रखना है। बस इस मैट्रिक्स को यूज करके डायरेक्ट हम कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशंस कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स मेथड को यूज करके ऑप्टिक्स को पढ़ना बहुत ही आसान है। और आपके लिए ना सिर्फ यहाँ पर ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है, बल्कि जब जब आप ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे तो आपको मैट्रिक्स मेथड सबसे सूटेबल, सबसे इजी लगेगा, बशर्ते आपको ये कुछ मैट्रिक्स याद हो और इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं एक सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, उसको भी ड्राइव कर लेते हैं, जिसका बहुत बार यूज होगा। सिस्टम मैट्रिक्स, प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को ड्राइव किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। लेकिन एक और मैट्रिक्स जिसको हम यहाँ अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिनका आगे चल के बहुत यूज है। तो देखते हैं ये है क्या। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, दी मैट्रिक्स, मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है लैम्डा 1, ये देखिए लैम्डा 1 y1, स्पेसिफाई
द रे एंटरिंग दी ऑप्टिकल सिस्टम। कोई जैसे कोई लाइट रे है और किसी मीडियम में एंटर कर रही है, तो उसको ये रे जो मैट्रिक्स है ये उसको स्पेसिफाई कर रही है, डिफाइन कर रही है, एंटरिंग दी ऑप्टिकल सिस्टम। ये मतलब कोई रे एंटर की है किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम में और ये जो मैट्रिक्स है ये उसको स्पेसिफाई कर रही है। इसी तरीके से द मैट्रिक्स λ2 y2 स्पेसिफाई द मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है। और वही लाइट रे ये देखिए जब एंटर करती है किसी रिफ्रैक्ट ऑप्टिकल सिस्टम में और वहाँ से फिर वो बाहर आती है, यानी कि स्पेसिफाई, ये जो मैट्रिक्स है मान लो स्पेसिफाई द रे, ये उस रे को स्पेसिफाई कर रही है, रे लिविंग दी ऑप्टिकल सिस्टम। अब देखिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये एंटरिंग टाइम में रे को स्पेसिफाई कर रही है, डिफाइन कर रही है, और ये लिविंग टाइम में। अब ये दोनों मैट्रिक्स, जैसे कोई लाइट रे किसी मीडियम में एंटर की और फिर वो उस मीडियम से बाहर आ रही है और दोनों के हमें मैट्रिक्स दी हुई हैं। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक मैट्रिक्स से इंटरलिंक्ड होती हैं जिसे हम सिस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि these two मैट्रिक्स are related by the system matrix, बाई एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे λ2 y2 इज इक्वल टू एस, और ये देखिए λ1 y1 ठीक वैसे ही जैसे हमने वहाँ किया था ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में। या टी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गई थी और रिफ्रैक्शन के टाइम में यहाँ रिफ्रैक्शन आ गया था। लेकिन ये है एस जो है सिस्टम मैट्रिक्स है, ये है क्या? वेर ये जो आप देख रहे हैं यही तो है हमारी सिस्टम मैट्रिक्स। एस इज इक्वल टू, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे हम लिखेंगे B माइनस A माइनस डी सी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। इज कॉल्ड सिस्टम मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स डिटरमिनेट देखा था ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का भी और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का भी, वैसे ही जो सिस्टम मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेट भी हमेशा 1 होता है। द डिटरमिनेट ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स ऑलवेज रिमेन 1, यानी कि डिटरमिनेट ऑफ एस जिसको हम लिखते हैं एंड दैट इज एस दैट ऑलवेज रिमेन्स 1। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जरूर हुआ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। जिन स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ में आ गया है तो उन्हें आगे की जो ऑप्टिकल फिनोमिना हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स मेथड से ड्राइव करने वाले हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे और वो आर्टिकल्स उनके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिर चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए हों या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो, सब में ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही काम आने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें और जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर अच्छा लगा है वो मेरे तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर कमेंट्स के रूप में या फिर बेल आइकन दबा करके अपने सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे ही कोई बच्चा चेक करता है और जब वो सब्सक्राइब करता है तो मुझे थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिससे मुझे आगे आपके लिए लेक्चर बनाने में एनर्जी मिलती है।
और प्यारे बच्चों, मेरा वादा है कि आपके लिए बहुत ही पूरा सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस, हर टॉपिक, फिर आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स भी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें वो भी, और पूरी फिजिक्स सभी क्लासेस की आपके लिए हम बनाने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इन्हीं मैट्रिक्स को यूज़ करके, जैसे ट्रांसलेशन मैट्रिक है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, या फिर सिस्टम मैट्रिक्स को यूज़ करके आगे चल के हम लेंस मेकर फार्मूले को ड्राइव करेंगे, लेंस फार्मूले ड्राइव करेंगे, या डिफरेंट जो फिनोमिना है उनकी भी स्टडी करेंगे। आपको बहुत ही अच्छे लगने वाली है, आपको समझ में आने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, उन सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जो भी नया काम किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, या फिर इस पूरे लेक्चर को देखा है, उन सब का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम डिराइव करेंगे लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिक लेंस यूजिंग दी मैट्रिक्स मेथड्स। थैंक यू वेरी मच।